आइए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज के इस तज्जिये में हम पाकिस्तान के सबसे आला और अहम तरीन CSS इम्तिहान के मुकम्मल 1200 मार्क्स के उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बिल्कुल आसान और वाज़े लफ्ज़ों में डिकोड करने वाले हैं। अक्सर उम्मीदवारान इस सफ़र के आगाज़ में ही घबरा जाते हैं, क्योंकि सिलेबस किसी मैया भूल भुलैया से कम नहीं लगता। लेकिन फिक्र मत करें, आज हर स्टेप, हर रूल और हर स्ट्रैटेजी बिल्कुल शफाफ हो जाएगी। 58, जी हाँ 58, ये नंबर सुनकर ही शुरू में वाकई परेशानी होती है ना। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में टोटल 58 मज़ामीन की फहरिस्त मौजूद है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उम्मीदवारान को इन सब में थोड़ी पास होना है, बल्कि एक ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत इस लंबी फहरिस्त को कट डाउन करके सिर्फ 12 सब्जेक्ट्स तक लाना होता है। और सच पूछिए तो यही सही चुनाव ही असल कामयाबी की बिल्कुल पहली सीढ़ी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत सिंपल रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपल्सरी यानी लाजमी और ऑप्शनल यानी इख्तियारी मज़ामीन के फ़र्क पर। फिर हम देखेंगे कि पासिंग मार्क्स की असल गेम क्या है। तीसरे नंबर पर बेहतरीन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का इंतखाब कैसे करना है। और आखिर में तैयारी की एक मुकम्मल और अमली क्रोनोलॉजिकल स्ट्रैटेजी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस मज़ेदारी भरी भूल भुलैयों से, यानी हमारा पहला हिस्सा लाजिमी बामुकाबला इख्तियारी मज़ामीन। CSS का जो लिखारी यानी रिटन इम्तिहान है ना, वो टोटल 1200 मार्क्स का होता है। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक तरफ है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो 600 मार्क्स के हैं। ये एक ऐसी बेंचमार्क है जहां इस मैदान में उतरने वाले हर कैंडिडेट को लाजमी मुकाबला करना है। ये 6 सब्जेक्ट सबके लिए सेम है। दूसरी तरफ आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो मजीद 600 मार्क्स के हैं, और यहीं पर असल गेम चेंजर छुपा हुआ है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो उम्मीदवारान की अपनी ज़ाती ताकत और बैकग्राउंड के मुताबिक उन्हें बाकी सब पर एक नुमाया कंपैरेटिव एज फराहम करते हैं। अब जब हमने स्ट्रक्चर समझ लिया है तो हिस्सा दोयम की तरफ आते हैं, पासिंग मार्क्स की रुकावट, या फिर यूं कह लें कि इस एग्जाम की सर्वाइवल मैट्रिक्स। यहां सबसे अहम और स्ट्रिक्टली फॉलो होने वाला कानून यह है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स लेना लाजमी है। इंग्लिश, एसे, प्रेसीज और इस्लामिक स्टडीज, इन तीनों पेपर्स में पास होने के लिए हर हाल में कम से कम 40 मार्क्स दरकार हैं। और ख़ास तौर पर अगर इस्लामिक स्टडीज़ की बात की जाए तो सिर्फ आम मालूमात यहाँ काम नहीं आती। कुरानिक आयात, अहादीस और सीरा के हवालों को बहुत वाज़े तौर पर जवाबात में शामिल करना लाजमी है, वरना पासिंग मार्क्स हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अब जरा इस सख्त हकीकत को देखिए, 98%। तो पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, डेटा जाहिर करता है कि तकरीबन हर 100 में से 98 कैंडिडेट्स सिर्फ इंग्लिश, एस्से और प्रिसाइज के पेपर्स में फेल हो जाते हैं। ये हैरान कुन फिगर इस बात का वाज़े सबूत है कि इस पूरे इम्तिहान में इंग्लिश लैंग्वेज और बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बुनियाद कितनी ज़्यादा अहम है। लेकिन ठहरिए, जनरल नॉलेज के पेपर्स में कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यहाँ 3 सब्जेक्ट्स का एक क्लस्टर है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स। यहाँ FPSC का एक बहुत दिलचस्प और लाइफ सेविंग कानून अप्लाई होता है। इन तीनों के कंबाइंड 300 मार्क्स में से उम्मीदवार को पास होने के लिए मजमूई तौर पर सिर्फ 120 मार्क्स दरकार होते हैं। मतलब अगर किसी वजह से एक पेपर में मार्क्स कम भी आए तो दूसरे सब्जेक्ट्स इस कमी को बाआसानी पूरा कर देते हैं। और इस कंबाइंड रूल का एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा क्या निकलता है, ये कि जनरल नॉलेज में फेल होने की शरह एक्चुअली 5% से भी कम रह जाती है। अक्सर कैंडिडेट्स करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा खौफजदा रहते हैं और अपना सारा वक्त सिर्फ अखबारात पढ़ने में गुजार देते हैं, लेकिन हकीकत में ये क्लस्टर सबसे ज़्यादा सेफ है। ये 5% वाला फैक्ट उस आम खौफ को बिल्कुल गलत साबित करता है। चलिए अब आते हैं हिस्सा सोयम पर, इख्तियारी मज़ामीन का इंतखाब। ये वो स्टेज है जहां 600 मार्क्स का फैसला होना है, तो ये एब्सोल्युटली क्रूशल है। देखें, अक्टूबर या नवंबर में जब एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाता है, उसके बाद इन सब्जेक्ट्स को तब्दील नहीं किया जा सकता, इसलिए पहली बार में ही ठीक चुनाव करना है। सिलेबस में इन सब्जेक्ट्स को 7 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप 1 सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि वहां से एक 200 मार्क्स का मेन सब्जेक्ट चुनना लाजमी होता है, जिससे पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स। उसके बाद बाकी ग्रुप्स 2 से 7 में से 400 मार्क्स के सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं। यहाँ बेहतरीन एडवाइस ये है कि इंतखाब हमेशा अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मास्टर्स डिग्री फिजिक्स में की है तो आइडियली उसे फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट ही चुनना चाहिए। यहाँ एक बहुत आम मिथ को भी बस्ट करना जरूरी है। अक्सर कहा जाता है कि हमेशा स्कोरिंग ट्रेंड के पीछे भागना चाहिए, लेकिन हमारे सोर्सेज में एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट मिलती है, प्रिपरेशन डिफाइज स्कोरिंग ट्रेंड्स। इसकी एक प्रैक्टिकल मिसाल ये है कि एक कैंडिडेट ने इंडो पाक हिस्ट्री जैसे लो स्कोरिंग समझे जाने वाले सब्जेक्ट को चुना और बेहतरीन तैयारी के बलबूते पर CSS में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। असल चीज़ आपकी मजबूत तैयारी और सब्जेक्ट में दिलचस्पी है, ना कि भीड़ की पैरवी करना।
तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को फाइनल करने के अमली स्टेप्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। पहला स्टेप, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड का ठीक से जायजा लें। दूसरा, ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करें और प्रिंट जरूर निकाल लें। तीसरा, पास्ट पेपर्स का अमीक एनालिसिस करें। और हाँ, किसी भी सब्जेक्ट को फाइनल लिस्ट में शामिल करने से पहले उसे चंद दिन पढ़कर एक तरह से टेस्ट ड्राइव जरूर करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि उसमें वाकई दिलचस्पी है या नहीं। खैर, सब्जेक्ट्स तो सिलेक्ट हो गए, अब चलते हैं हिस्सा चौहारम की तरफ। तरतीबवार हिकमत अमली, ये असल में कामयाबी का रोड मैप है। आइए देखते हैं ये कैसे बिल्ड होता है। ये रोड मैप 4 फेजेस पर मबनी है, जो पहले दिन से लेकर एग्जाम के आखिरी महीने तक की तैयारी को बिल्कुल आसान और स्ट्रक्चर्ड बनाता है। इसमें बुनियादी इंग्लिश से शुरू होकर प्रेशर वाले मॉक एग्जाम्स तक का सफर शामिल है। तो सबसे पहले आता है फेज 1, जो मुकम्मल तौर पर इंग्लिश फाउंडेशन पर मबनी है। एक आम मगर बहुत बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो ये कि पहले ही दिन से मुश्किल इंग्लिश अखबारात पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि अगर बुनियाद ही ठीक नहीं होगी तो कैंडिडेट्स के बेहतरीन अफकार और आइडियाज भी सही अल्फाज में ढल नहीं पाएंगे। उसके बाद आता है फेज 2 यानी सिलेबस मैपिंग। ये तजवीज़ दी जाती है कि सिलेबस की हमेशा हार्ड कॉपी निकालकर अपने सामने रखी जाए और फिर उसे 2016 से आगे के पास्ट पेपर्स के साथ क्रॉस रेफरेंस किया जाए। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होता है कि फिजिकली ये अंदाज़ा हो जाता है कि एग्जामिनर आखिर सवालात किस तरह फ्रेम करता है और किन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देना दरकार है। फिर हम आते हैं फेज 3 पर, जो आज के जदीद दौर की तैयारी का एक गेम चेंजिंग हिस्सा है, AI और एनालिसिस। मुश्किल टॉपिक्स या हैवी मालूमात, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशंस, इनको समझने के लिए चैट जीपीटी जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है। AI ऐसी कॉम्प्लेक्स मालूमात को जल्दी समराइज कर देता है, जिससे कैंडिडेट्स के पास मुख्तलिफ आरा और अपना खुद का एक क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त बच जाता है। अब यहाँ एक और हैरानकुन स्टैटिस्टिक सुनिए, 50%। डेटा बताता है कि तकरीबन आधे यानी 50% कैंडिडेट्स मॉक एग्जाम्स के स्टेज तक पहुंचने से पहले ही हिम्मत हार कर तैयारी छोड़ देते हैं और उनका पता भी नहीं चलता। ये फैक्ट जाहिर करता है कि इस सफ़र में सिर्फ शौक काफ़ी नहीं, मुसलसल मेहनत और कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। और फिर आता है हमारा आखिरी मरहला यानी फेज 4 मॉक एग्जाम्स। याद रखिए, असल तैयारी तभी मुकम्मल होती है जब एक फिजिकल हॉल में बैठकर बिल्कुल एग्जाम जैसे दिमागी दबाव के तहत लगातार 6 घंटे लिखने की प्रैक्टिस की जाए। टाइम मैनेजमेंट और लिखने का स्टेमिना इन्हीं खालिस हालात में परखा जाता है, ताकि जब फाइनल पेपर का दिन आए तो अचानक से कोई परेशानी या पैनिक ना हो। तो इस मुकम्मल तज्जिए के बाद अब एक वाज़ेह रोड मैप तो बिल्कुल सामने आ गया है, लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है, इस 1200 मार्क्स की फिनिश लाइन को पार करने के लिए आज ही से एक उम्मीदवार का सबसे पहला अमली कदम क्या होना चाहिए। सिर्फ सोचने का मरहला अब खत्म हुआ, असल आगाज करने का वक्त अभी से शुरू होता है।